हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का जो नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन है। देखिए, सीआरसी जो है वो आपका नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन टाइम टू टाइम निकालते रहता है फॉर थर्मल पावर प्लांट के लिए या हाइड्रो पावर प्लांट के लिए या गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट के लिए एक ऑपरेशन का नॉर्म्स निकालते रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर कितना होना चाहिए फॉर द रिकवरी ऑफ द एनुअल फिक्स कॉस्ट। आपको प्लांट का जो एनुअल फिक्स कॉस्ट है वो पूरा का पूरा रिकवर तभी होगा जब सीआरसी के द्वारा जो नॉर्म्स है नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, अगर वो फुलफिल करेगा तभी आपका 100% फिक्स कॉस्ट जो आपका है एनुअल फिक्स कॉस्ट वो रिकवर होगा। अगर सीआरसी का जो नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर से जैसे ही आपका प्लांट का एबिलिटी फैक्टर डिक्रीज हुआ, आपको फुल रिकवरी ऑफ एनुअल फिक्स कॉस्ट नहीं हो पाएगा, जो हम लोग डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। देखिए, सेकेंड नॉर्म्स निकालता है नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट लोड फैक्टर्स फॉर इंसेंटिव। सीआरसी एक नॉर्म्स निकालता है, अगर आपके प्लांट को इंसेंटिव चाहिए तो उसके लिए एक नॉर्म्स रखा है कि आपके प्लांट का जो प्लांट लोड फैक्टर वो नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट लोड फैक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा होगा तभी आपको इंसेंटिव है, और इंसेंटिव का रेट वो रखा हुआ है कि इस रेट से आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है। फिर ग्रॉस स्टेशन हीट रेट, हर प्लांट का एक ग्रॉस स्टेशन हीट रेट होता है, वो जो कि टाइम टू टाइम सीआरसी इसको निकालता है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ग्रॉस स्टेशन हीट रेट फॉर डिफरेंट मेगावाट के लिए कितना है उसका नॉर्म्स। सेकेंडरी फ्यूल ऑयल कंजम्पशन, सेकेंडरी फ्यूल ऑयल कंजम्पशन का भी एक लिमिट निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप प्लांट में सेकेंडरी फ्यूल ऑयल जलाते जा रहे हैं तो आपको वो जो है रिकवरी नहीं होगा, आपको वो फुल कॉस्ट नहीं मिलेगा। उसका एक लिमिट के अंदर अगर आप एक लिमिट देगा वो कि इस पर किलोवाट है में आपको कितना फ्यूल ऑयल जलाना है, वो कंजम्पशन का एक लिमिट सेट कर दिया है। और आपका एक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन, जो एक्सिलरी एपीसी जो होता है, एपीसी का एक नॉर्म्स है सीआरसी का, उस नॉर्म्स के तहत अगर आपके प्लांट का एपीसी है तब भी आपको वो टैरिफ मिलेगा। जनरली अगर आपका एपीसी ज़्यादा है तो आप अल्टीमेट आपको टैरिफ का नुकसान हो जाएगा। तो सीआरसी क्या करता है कि टाइम टू टाइम एक फ्रेमवर्क बनाता है कि इसी नॉर्म्स के तहत आपके पावर प्लांट को रन करना है, पावर प्लांट को चलाना है। अगर इसे आप डेविएट करते हैं तो अल्टीमेट आपको थर्मल पावर प्लांट को नुकसान हो जाएगा। हो सकता है उसको फुल रिकवरी ऑफ द एनर्जी कॉस्ट या आपको फिक्स कॉस्ट ना मिले। तो डिटेल से हम लोग इस नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि सीआरसी का क्या नॉर्म्स है, और इसके बाद हम लोग इसमें ये जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है जो मैं आपको बाद में इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, और प्लांट लोड फैक्टर्स क्या होता है इसको भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ सीआरसी का नॉर्म्स का भी मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा कि 2014 से 19 में आपका सीआरसी का नॉर्म्स क्या था, 19 से 24 में सीआरसी नॉर्म्स क्या था, और अभी जो लेटेस्ट 24 से 29 में जो आपका सीआरसी का नॉर्म्स है ये क्या लेटेस्ट नॉर्म्स है। इसी बीच में आपका मॉडिफिकेशन भी करता रहता है सीआरसी। अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें कुछ रूल्स में मॉडिफिकेशन का जरूरत है तो मॉडिफिकेशन भी करता रहता है। तो अभी जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन 2024 से 29 जो हर 5 साल में जो टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए सीआरसी नॉर्म्स निकालता है, इस नॉर्म्स में भी एक फर्स्ट मॉडिफिकेशन आया है अभी जुलाई 2025 में। उस लेटेस्ट मॉडिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या लेटेस्ट मॉडिफिकेशन किया है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इससे आपका प्लांट का परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है, प्लांट का जो पेमेंट होता है वो आपका अफेक्टेड होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए, कोई भी अगर पावर प्लांट से अगर डाउट हो, रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसमें रिप्लाई दूंगा। कुछ फ्रेंड्स का डाउट ये रहता है कि सर मैंने मेंबरशिप ले लिया है बट आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे नहीं मिल पाता। तो इसका एक सिंपल है फ्रेंड्स कि आप मेरा यूट्यूब चैनल खोलें। यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो, शॉर्ट्स, पोस्ट, मेंबरशिप इस टाइप से आपका आएगा। तो आप पोस्ट पे क्लिक करें, आपको वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। जो मेंबरशिप लेंगे उनको ये सिर्फ मैसेज दिखेगा। तो मेंबरशिप लेने के बाद आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे पोस्ट पे आप क्लिक करें।
पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीआरसी का जो नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन फॉर थर्मल जनरेटिंग स्टेशन, जो आपका थर्मल जनरेटिंग स्टेशन है इसका जो नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एज डिसाइडेड बाय द सीआरसी उसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट आपका है नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स, NAPAF, नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स। इसका बोला है क्या कि फॉर ऑल द जनरेटिंग स्टेशन, फॉर ऑल थर्मल जनरेटिंग स्टेशन, इसका जो नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर जो रखा है वो 85% रखा है। एंड ऐसा थर्मल पावर प्लांट जिसका कि कंप्लीटेड 30 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द COD एज ऑन, अगर 31 मार्च 2024 को अगर कोई भी थर्मल पावर प्लांट फ्रॉम द डेट ऑफ द COD और इस डेट तक अगर 30 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए थोड़ा सा रिलीफ दिया है कि आपका 83% रहेगा। ठीक है, एंड अदर फॉर अदर थर्मल पावर प्लांट के लिए 85% है, लेकिन अगर 31 मार्च 2024 तक फ्रॉम द डेट ऑफ COD अगर 30 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उसका नॉर्म्स थोड़ा सा रिलैक्स दिया, 83% रखा है उसका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, CRC मैंडेट्स है नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स फॉर ए थर्मल पावर प्लांट टू डिटरमाइन इट्स टैरिफ। टैरिफ को डिटर्मिनेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स। This is one of the important crucial component in a cost cum tariff mechanism under the section 62 of the Electricity Act 2003। देखिए, टैरिफ का जो डिटर्मिनेशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का जो 62 सेक्शन है उसके तहत किसी भी पावर प्लांट का टैरिफ का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो टैरिफ के डिटर्मिनेशन में एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। तो 62 सेक्शन के तहत कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं? कॉस्ट मेथड यूज करते हैं, कॉस्ट कम टैरिफ मैकेनिज्म मेथड का हम लोग यूज करते हैं। उस मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी पावर प्लांट का टैरिफ डिसाइड करते हैं। तो 85%, 83% का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पावर प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल एट लीस्ट 85% ऑफ द टोटल आवर्स इन ए ईयर is eligible to recover all the fixed cost in a tariff। देखिए, एनुअल एबिलिटी आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वह टैरिफ जो फिक्स कॉस्ट जो आपका है उसको पूरा रिकवर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट। को ध्यान से सुनिएगा कि आपका जो एनुअल फिक्स कॉस्ट जो आप एक साल का आपने कैलकुलेट किया या जो मंथ के बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हैं उसको टोटल रिकवरी तभी होगा जब आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर जो है वो एट लीस्ट 85% होगा। मींस एक साल में अगर आपका प्लांट 85% टोटल एक साल में जितना आवर्स होता है और अगर आपका पावर प्लांट 85% तक अगर अवेलेबल है तो वो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट जो एनुअल फिक्स कॉस्ट होता है वो रिकवर करने के लिए आपका रेडी है, रिकवर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर उसका परसेंटेज मान लिए एनुअल एबिलिटी फैक्टर्स अगर 85% से घट के 80% है तो उसके प्रोपोर्शनेट आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका रिकवर नहीं होगा। क्योंकि 85% अगर है 85% या उससे ज़्यादा रखते हैं तो 100% आपका फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। 80% जैसे आप कमते हैं तो उसके प्रोपोर्शनेट आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट आपका रिकवर नहीं होगा। तो ये एक मैंडेट रख दिया है CRC कि आप कोशिश कीजिए कि 85% अवेलेबल रखिए प्लांट को इन ईयर। और ये हम लोग मंथली बेसिस पे निकालते हैं, क्योंकि मंथली बेसिस पे जो आपका फिक्स कॉस्ट होता है वो हम लोग एक मंथ का निकालते हैं कि आपका एक मंथ में कितना अवेलेबल रहा, कितना परसेंटेज रहा, उसको 85% के करस्पॉन्डिंग हम लोग लाते हैं और उसी के हिसाब से आपका फिक्स कॉस्ट मंथ बेसिस पे रिकवर होता है। तो फ्रेंड, आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर जो है इट इज नॉट ए मेजर ऑफ एक्चुअल जनरेशन। ये एक्चुअल जनरेशन को मेजर नहीं करता है, बट रेदर द प्लांट्स कैपेबिलिटी टू जनरेट पावर इफ कॉल्ड अपॉन। ये प्लांट का कैपेबिलिटी देखता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपका प्लांट कितना अवेलेबल है, अगर उसको बोला जाएगा तो वो
जनरेट कर सकता है। ये प्लांट के एबिलिटी को दिखाता है। इट रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टाइम ए प्लांट इज रेडी एंड एबल टू जनरेट पावर। ये दिखाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ द टाइम प्लांट आपका रेडी था एंड अवेलेबल टू जनरेट पावर। ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द टेक्निकल रिलायबिलिटी ऑफ द प्लांट। आपका प्लांट कितना टेक्निकली रिलायबल है, आपका प्लांट कितना, जैसे 1 मंथ का निकाल रहे हैं तो 1 मंथ में कितना परसेंटेज ऑफ द टाइम आपका प्लांट अवेलेबल था एंड रेडी टू जनरेट द पावर इफ कॉल्ड अपॉन। तो इसको ये मेजर करता है। और आपका एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर जो होता है वो फिक्स कॉस्ट रिकवरी के लिए आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। फिक्स्ड चार्जेस क्या होता है? फिक्स्ड चार्जेस आर द कॉस्ट ए पावर प्लांट इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। जैसे आपका बहुत सारा फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट है, जैसे आप अपने लास्ट वाले वीडियो में देखा कि आपका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, डिप्रिसिएशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये सारा चीज़ जो है इसमें आपको जो इंटरेस्ट है ये आपका बहुत सारा इसमें कंपोनेंट है एनुअल फिक्स कॉस्ट का। तो ये आपको रिकवरी करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीआरसी अलाउ करता है, सीआरसी अलाउज ए पावर जनरेटिंग स्टेशन टू रिकवर इट्स फिक्स चार्जेस फ्रॉम देयर बेनिफिशियरी if it maintain the plant availability factor equals to or greater than annual plant availability factors। अगर कोई भी पावर प्लांट अपना प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर अगर 85% या उससे ज़्यादा मेंटेन करता है तो पूरा का पूरा फिक्स चार्जेस वो अपने बेनिफिशियरी से, बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है, जैसे आपका डिस्कॉम कंपनी हो गया या आपका लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हो गया, उससे ये रिकवर कर सकता है अगर उसका PAF मोर देन 85% है एज डिस्क्राइब्ड बाय द CRC। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी पावर प्लांट का आपका एनुअल फिक्स कॉस्ट है 100 करोड़, जो इसको रिकवर करना है फ्रॉम द बेनिफिशियरी से। तो प्लांट का आपका एनुअल प्लांट एबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया गया, जो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो कैलकुलेट किया और उसका 90% आया, तो इट मीन्स ये जो पावर प्लांट है इज एलिजिबल टू रिकवर ऑल द एनुअल फिक्स चार्जेस फ्रॉम इट्स बेनिफिशियरी। पूरा का पूरा ये एनुअल फिक्स चार्जेस रिकवर कर सकता है। मान लीजिए कि किसी कारण से उसका प्लांट का एबिलिटी फैक्टर आपका 80% आ गया, तो पूरा का पूरा 100 करोड़ वो रिकवर नहीं कर पाएगा। अब इसके प्रोपोर्शनेट ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे कीजिएगा कि 85% के कॉरस्पॉन्डिंग आपका 100 करोड़ रहा था, 80% के हिसाब से कितना होगा। मान लीजिए आप कैलकुलेट करके आता है 90 करोड़, तो 90 करोड़ ही ये रिकवर कर पाएगा, 100 करोड़ अभी रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका प्लांट एबिलिटी फैक्टर 80% आया, जो कि CRC नॉर्म्स जो 85% से कम हो गया। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका जितना भी फिक्स चार्ज है उतना ही रिकवर कर पाएगा, पूरा का पूरा रिकवर नहीं कर पाएगा। तो CRC बोलता है कि प्लांट को आप अवेलेबल रखिए एटलीस्ट 85% से, ताकि आपको पूरा का पूरा फिक्स चार्ज हो आप रिकवर कर सकें। तो फ्रेंड, प्लांट का जो एबिलिटी फैक्टर है इस पे आपका प्लांट का रिकवरी ऑफ फिक्स चार्ज डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि प्लांट का एबिलिटी फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बड़ा एक तो सिंपल फॉर्मूला है कि प्लांट एबिलिटी फैक्टर इक्वल्स टू एक्चुअल रनिंग टाइम पीरियड ऑफ द यूनिट आवर में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड आवर में आएगा इंटू 100। जैसे आप इसको मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको हम डे बेसिस पे निकालते हैं, तो डे बेसिस पे आपका मान लिया कि 24 आवर्स में आपका 20 आवर ही यूनिट चला, 4 आवर आपका बंद रहा, तो आपका यूनिट अवेलेबल कितना रहा 20 आवर्स। तो 20/24 इंटू 100 कर दीजिए, इससे जो आपको परसेंटेज आएगा दैट इज प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स। जैसे मंथ बेसिस पे अगर निकालेंगे तो मान लेते हैं कि आपका 30 डेज का मंथ है, 30 डेज का मंथ है। मान लेते हैं कि आपका 28 डेज आपका प्लांट चलता है, बाकी 2 डेज आपका प्लांट ड्रिप हो रहता है, बंद रहता है, जनरेशन नहीं होता है, आपका अवेलेबिलिटी उसका नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो एक्चुअल रनिंग टाइम पीरियड ऑफ द यूनिट आपका कितना डेज चला, 28 इंटू 24 आवर्स निकालेंगे, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स, तो 28 इंटू 24 करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड उस मंथ का, तो 30 इंटू 24 इंटू 100 आप कर दीजिए। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट आपका
93% के आसपास आएगा। आपका प्लांट जो है अवेलेबल है, 93% आपका प्लांट अवेलेबल है। तो ये आप डेली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सीआरसी एक आपका एक फॉर्मूला दिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स फॉर ए मंथ या ईयर। आप मंथ बेसिस पे या ईयर बेसिस पे प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स जो होता है किसी भी जेनेटिक स्टेशन का कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसको देखिए, एक फॉर्मूला है कि मान लीजिए कि आप एक मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं या ईयर में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये है PAFM, मतलब प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स फॉर ए मंथ। जरा ध्यान से समझिएगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल से भी इसको समझाऊंगा कि प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स, अब जैसे उस मंथ में आपको कितना फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा, उस पर ये डिपेंड करता है कि उस मंथ में उस प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स कितना है। वो आपका 85% से ऊपर रहेगा तभी आपका फुल रिकवरी होगा। अगर 85% से कम रहा तो फुल रिकवरी नहीं होगा, उसके प्रोपोर्शनेट ही फिक्स कॉस्ट आपका रिकवर होगा। तो हमको हर मंथ प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर्स कैलकुलेट करना होता है, फिर एक ईयर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मंथ के लिए निकाला है कि समेशन ऑफ, जैसे ये आपका सिग्मा है, I इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, I इक्वल्स टू 1 to n, n मतलब होता है आपका नंबर ऑफ डेज, DCI, ठीक है, डिवाइडेड बाय n इंटू IC इंटू 1 माइनस आपका AUXN प्लस AUXEN डिवाइड बाय 100 इंटू 100। इस फार्मूला को आप ध्यान से एक बार समझिए कि सिग्मा ऑफ I इक्वल टू 1 to n DCI डिवाइडेड बाय n इंटू IC इंटू 1 माइनस सम ऑफ ऑक्सिलरी कंजम्पशन n प्लस OUXEN बाय 100, और उसको भाई हम ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। पहले इसका हम लोग टर्म समझते हैं। देखिए जहाँ DCI मतलब क्या होता है, DCI देखिए यहाँ पे पकड़िए, DCI मतलब होता है कि एवरेज डिक्लेयर्ड कैपेसिटी इन एक्स बस मेगावाट। जो हम लोग प्लांट का जो एक इंस्टॉल कैपेसिटी होता है, एक डिक्लेयर्ड कैपेसिटी होता है, एक शेड्यूल जनरेशन होता है, एक आपका एक्चुअल जनरेशन होता है। ओके, तो ये जो डीसी है डिक्लेयर्ड कैपेसिटी होता है। हम लोग पर डे बेसिस पे उस प्लांट का एक डिक्लेयर्ड कैपेसिटी 1 डे इन एडवांस में हम लोग एसएलडीसी को देते हैं कि नेक्स्ट डे मेरा प्लांट का इतना डिक्लेयर्ड कैपेसिटी है, मींस मेरा पावर प्लांट इज कैपेबल टू जनरेट दिस मेगावाट ऑफ द पावर। और ये मेगावाट क्या होता है कि आप ग्रिड में एक्चुअली इंजेक्ट करते हैं, मींस आपका जितना भी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें अगर एक्चुअली पावर कंजम्पशन आप माइनस कर देते हैं तो वो उस प्लांट का डिक्लेयर्ड कैपेसिटी हो जाता है। जैसे आपका 500 मेगावाट का प्लांट है और मान लेते हैं कि 30 मेगावाट आपके प्लांट का एपीसी है, तो आप डिक्लेयर कितना कीजिएगा, 470 मेगावाट। ये आपका डीसी हो जाता है। ये एक्स बस जनरेशन होता है जो कि आप ग्रिड में एक्चुअली इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्लांट से आपका आउट निकलता है और ग्रिड में जाता है। ठीक है, तो डीसी कितना हो गया, एवरेज डीसीआई मतलब एवरेज डिक्लेयर कैपेसिटी इन एक्स बस मेगावाट फॉर द 8th डे ऑफ द पीरियड। जैसे आप ये पीरियड आपका मंथ हो सकता है या आपका ईयर हो सकता है। तो जैसे आप देखते हैं मंथ में, तो मंथ में किसी कौन सा डेट में कितना आपने डीसी डिक्लेयर्ड किया है उस सब को आपको समेशन करना है। जैसे आपका जो है फर्स्ट डेट को आपने कितना दिया, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, जितना आपने डीसी दिया है सबको आपको समेशन करना है। जिस दिन आपका प्लांट बंद रहेगा उसका डीसी 0 हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मंथ में मान लीजिए 30 डेज है, 30 डेज में आपने 28 डेज में ही डीसी आपने दिया था मान लेते हैं, और आपका 2 डेज आपका डीसी 0 था, तो आपको 28 इंटू जितना आपका डीसी है उसको उससे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब आपको समेशन करना। वही आपका डीसी आई इक्वल टू 1 to n। आई मतलब 1 से लेकर 30 डेज तक, अगर मंथ का 30 डेज है या अगर आप ईयर बेसिस पे अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आई इक्वल टू 1 to 365 डेज करना होगा कि कौन सा डे में कितना आपने डीसी दिया, सबको आपको सम करना पड़ेगा। मान लीजिएगा अगर 1 साल तक आपका प्लांट अवेलेबल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, डीसी इक्वल्स टू 365 इंटू जितना आपका डीसी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप डीसीआई मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ द डिक्लेयर्ड कैपेसिटी, ओके, डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ डेज इन ए पीरियड। आप मंथ में निकाल रहे हैं तो 30 डेज हो सकता है, 31 डेज हो सकता है। अगर आपका फरवरी मंथ में कैलकुलेट करते हैं तो 28 या 29 डेज हो सकता है। आईसी समझिए क्या होता है, देखिए आईसी मतलब होता है इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन। उस जनरेटिंग स्टेशन का इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है
ये होता है आपका आईसी, मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी मेगावाट ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन। देखिए AUXN क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। AUX1 इसका मैं आगे और डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा सा नॉर्मल समझ लीजिए। AUX होता है ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन। तो CRC जो है, CRC नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन में मैं आगे इसको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन आपका थर्मल पावर प्लांट हो या हाइडल हो या गैस हो या जो भी पावर प्लांट हो, सबका एक ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन का एक लिमिट दिया हुआ है। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है तो CRC का एक नया अपडेट आया है कि आपका ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन 5.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5.25% से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका AUXN होता है कि नॉर्मेटिव ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशंस एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनर्जी जनरेशन। जैसे उस मंथ में आपका कितना ग्रॉस एनर्जी जनरेट आपने किया है, उसका आपका 5.25% ही आपका ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, नॉर्मेटिव ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशंस माना जाता है। याद कर लीजिएगा कि अभी न्यू नॉर्म्स के पहले आपका 5.75% था, उसको रिड्यूस करके 5.25% कर दिया ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, नॉर्मेटिव ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन जो होता है वो 5.25% होता है। ये परसेंटेज क्या है कि आपका जैसे आपका उस मंथ में या उस डे में आपका कितना जनरेशन हुआ और कितना आपका अपना ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन हुआ, उसको अगर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन निकल जाएगा। मान लीजिए आपका जनरेशन हुआ पर डे 1000 मेगावाट आवर। ओके, आपका अपना APC जो आपने कंजम्पशन हुआ आपका, मान लीजिए कि 120 आपका अपना कंजम्पशन हुआ, तो 120 बाय 1000 इंटू 100 कीजिएगा तो वो आपका परसेंटेज निकल जाएगा APC आपके प्लांट का। ओके, तो AUXN क्या होता है कि नॉर्मेटिव ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनर्जी जनरेशन। ये आपका 5.25% फिक्स है, ये 5 साल में फिक्स है, और आपके बीच बीच में अगर मॉडिफिकेशन अगर CRC करेगा तो इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका AUXEN। AUXEN क्या होता है इसको समझिए। ये होता है नॉर्मेटिव ऑक्सिलरी एनर्जी कंजम्पशन फॉर एमिशन कंट्रोल सिस्टम एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनर्जी कंजम्पशन। जैसे अगर आपके प्लांट में FGD आ गया एमिशन कंट्रोल में, तो उसको क्या गया कि 1% आपको एडिशनल दे दिया APC। ओके, कि अगर ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन आपका अगर इमिशन कंट्रोल के लिए अगर FGD है या कोई अदर सिस्टम लगा हुआ है तो उसको भी एक नॉर्म्स दे दिया। ठीक है, आपका तो इमिशन जो FGD है वो भी तो पावर कंज्यूम करेगा, तो 1% आपको दे दिया है। तो 5.25% हुआ नॉर्मेटिव एनर्जी कंजम्पशन, और आप इमिशन कंट्रोल के लिए 1% और ऐड कर दिया FGD के लिए, तो आपका 1% हो गया। मतलब अगर आपके प्लांट में FGD सर्विस में है, उसका कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर हो चुका है, तो आपके प्लांट का जो APC होगा वो 6.25% होगा एज पर द CRC नॉर्म्स। ठीक है, तो समझ गए, यहाँ पे 5.25 प्लस 1%, तो 6.25 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये समझ गए सारा टर्म्स। अब मैं आपको इसमें कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि नंबर ऑफ डेज अप्रैल मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। अप्रैल मंथ में आपका 30 डेज होता है। 500 मेगावाट का, तो उसका इंस्टॉल कैपेसिटी मान लेते हैं 500 मेगावाट है। ओके, नंबर ऑफ डेज आपका 30 डेज है। ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन आपका नॉर्मेटिव एज पर द CRC नॉर्म्स आपके प्लांट का कितना है, 5.25% है। ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन जो है अगर इमिशन कंट्रोल सिस्टम है तो 1% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। DC जो है मान लेते हैं कि आपके प्लांट का 468 मेगावाट का प्लांट, आपका DC जो है वो 1 डे आप डिक्लेयर करते हैं 468 मेगावाट का, तो मान लीजिए 30 डेज में आपका 25 डेज में आपका DC 468 मेगावाट। ओके, और 5 दिन आपका प्लांट आउटेज था, चाहे वो फोर्स आउटेज हो या प्लांट आउटेज हो। ओके, 5 डेज आपका जीरो, आपने DC जीरो भेजा, मीन्स आपका प्लांट अवेलेबल कितना रहा, 25 डेज ही अवेलेबल रहा। तो अब इस फॉर्मूला से हम लोग प्लांट एबिलिटी फैक्टर्स उस अप्रैल मंथ का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो DCI मीन्स 30 डेज में आपके प्लांट का कितना DC टोटल DC गया था। तो 5 डेज में जीरो था तो 25 डेज ही बचा था, 25 इंटू 468 हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइडेड बाय N क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ कितना है, 30 है। 30 इंटू आपका इंस्टॉल कैपेसिटी 500 था, 500 इंटू 1 माइनस, अब इस दोनों को सम कीजिएगा तो 5.25 प्लस 1 तो 6.25, 6.25 बाय 100 ब्रैकेट बंद इंटू 100, ऊपर जो आपको परसेंटेज में निकालना है तो 100%। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11700 आ गया, डिवाइडेड बाय इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15000, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 93.75 होगा, और ये 100 आपका ऊपर चला गया क्योंकि 100 माइनस 6.25 और ये 100 को ऊपर लेके चले गए तो ये आपका 10,000 हो गया, तो 93.75 हो गया है।
जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके प्लांट का जो एनुअल प्लांट वैल्यूटी फैक्टर्स इन अप्रैल मंथ आया वो 83.2% आया। आपका अप्रैल मंथ में जो आपका एनुअल प्लांट वैल्यूटी फैक्टर जो था वो 83.2% आया। आपका जो कि सीआरसी नॉर्म का जो नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट वैल्यूटी फैक्टर जो सीआरसी का वो 85% है। तो उस मंथ आपको थोड़ा सा जितना भी उस मंथ का आपका जो फिक्स कॉस्ट था उस मंथ का वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगा। तो आपको पूरा रिकवरी करने के लिए आपको मिनिमम 85% आपका प्लांट वैल्यूटी फैक्टर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसी तरह से आप किसी भी मंथ का निकाल सकते हैं। आप मई मंथ का निकालिएगा तो नंबर ऑफ डेज आपका 31 डेज हो जाएगा। फिर देखिए कि आपको 31 डेज में कितना डेज आपने डीसी दिया है। जैसे आप ये भी हो सकता है कि आपका 20 डेज आपने डीसी दिया 468, 500 मेगावाट के केस में मान लिया 20 डेज आपने 468 दिया, बाकी 7 डेज आपने दिया आपको 300 मेगावाट थी। तो 20 डेज 5 आपने 468 दिया, 7 डेज आपने दिया 300 मेगावाट और बाकी 4 डेज आपने दिया 0। तो फिर आपको टोटल डीसी कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो 20 इंटू 468 प्लस 7 इंटू 300, क्योंकि बाकी 7 डेज आपने 300 ही दिया था, प्लस बाकी रेस्ट डे आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 31 इंटू 500, ये तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा टर्म, मतलब ये आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा 31। बाकी अगर फरवरी को कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे 28 या 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर मंथ का आप एनुअल प्लांट वैल्यूटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर ईयरली कैलकुलेट करना है तो फिर आपको डीसी 365 डेज में कितना कितना आपने डीसी दिया है उसको आप निकालिए कि 365 डेज मान लिया आपका 200 डेज था 468 मेगावाट, बाकी 100 डेज आपका कुछ और था, बाकी 50 डेज कुछ और था। तो इस प्रकार से आपको पूरा डीसी कैलकुलेट करना होगा। फिर यहाँ पे आपको 365 इंटू 500 ये फैक्टर आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से आप ईयरली बेसिस पे भी एनुअल प्लांट वैल्यूटी फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट आपका जो सीआरसी का नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन है उसका सेकेंड पॉइंट है आपका नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट लोड फैक्टर। सीआरसी डिक्लेयर किया है कि अगर आपके प्लांट का नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट लोड फैक्टर अगर 85% या उससे अगर ज़्यादा है तो आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हैं। मीन्स जो प्लांट है स्पेशली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, उसका रखा है कि अगर आपका एनुअल प्लांट लोड फैक्टर 85% के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ऐसा थर्मल पावर प्लांट जिसका कि 31 मार्च 2024 को 30 ईयर कंप्लीट कर लिया है तो वो उसका इंसेंटिव के लिए नॉर्म्स कम रखा 83% है। अगर उस प्लांट का पीएलएफ अगर 83% अगर है तो वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो अदर प्लांट के लिए आपका 85% रखा है फॉर द इंसेंटिव के लिए। और अगर आपके प्लांट का एनुअल प्लांट लोड फैक्टर अगर 83% है, अगर जिस पावर प्लांट का 30 ईयर कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम द डेट ऑफ सीओडी ऑन 31 मार्च 2024 को अगर 30 साल कंप्लीट कर लिया है तो उसका 83% अगर उसका पीएलएफ है तो फिर वो इंसेंटिव के लिए वो एलिजिबल है। प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए प्लांट लोड फैक्टर मतलब होता है इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड बाय पावर प्लांट ओवर ए गिवन टाइम पीरियड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जनरेटेड that could be generated by the power plant within the same time period. Means it represents the ratio of the actual energy generated by a power plant over a given period to the maximum possible energy that could be generated over the same time period. ठीक है, तो प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है कि एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड बाय टाइम पीरियड, किसी भी गिवन टाइम पीरियड में आपका कितना एक्चुअल एनर्जी पावर प्लांट को जनरेट किया है डिवाइडेड बाय इंस्टॉल कैपेसिटी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम कितना, जितना वो इंस्टॉल कैपेसिटी उतना ही तो मैक्सिमम जनरेट कर सकता है। अगर 500 मेगावाट का प्लांट है तो मैक्सिमम 500 ही जनरेट करेगा। तो उसी सेम पीरियड में कितना मैक्सिमम एनर्जी वो जनरेट कर सकता था पावर प्लांट, इसी के रेशियो को हम लोग पीएलएफ कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि 500 मेगावाट का प्लांट है, उसका इंस्टॉल कैपेसिटी मान लीजिए 500 मेगावाट, ठीक है। मान लेते हैं कि 24 आवर का हम लोग देखते हैं पीएलएफ निकालते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग पीएलएफ डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग डे बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो 24 आवर डेज में मैक्सिमम कितना ये जनरेट कर सकता है, 500 इंटू 24 इतना मेगावाट ही जनरेट करेगा। मीन्स आपका
12 मिलियन यूनिट या 12,000 मेगावाट आवर ये जनरेट करेगा, मैक्सिमम इतना ही जनरेट कर सकता है। मान लेते हैं कि उस 24 आवर में ये 400 मेगावाट ही जनरेट किया, मान लेते हैं, तो कितना होगा 400 इंटू 24, कितना जनरेट किया ये 9600 ये मात्र जनरेट किया। तो PLF कितना हो जाएगा इसका, कितना वो एक्चुअल में जनरेट किया 24 आवर में, तो 96 मेगावाट आवर। कितना वो जनरेट कर सकता था गिवन टाइम पीरियड में, तो 12,000 मेगावाट आवर इंटू 100 कर दीजिए। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेट देखिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं अगर 80, मतलब आपका 80% आपका उस डे का आपका उस प्लांट का PLF कितना हुआ 80% हुआ। ओके, यहाँ तो मैं आपको कांस्टेंट क्या 400, अगर आपको जैसे 5 घंटे तक रहा 300, 2 घंटे तक रहा 400, 6 घंटे तक रहा 500, तो इस तरह से आपको फिर अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल कितना जनरेशन हुआ और डिवाइडेड बाय 12,000 करना होगा। इस प्रकार से आप मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कि मंथ में क्या कितना होगा, 30 डेज मान लेते हैं, तो 30 इंटू 24 आवर में कितना एक्चुअल एनर्जी जनरेट किया और कितना मैक्सिमम एनर्जी जनरेट कर सकता था, उसको डिवाइड कर देंगे तो मंथ बेसिस पे निकल जाएगा। ईयर बेसिस पे भी आप निकाल सकते हैं इसको। तो अगर आपके प्लांट का हाई PLF है उससे आपको क्या फायदा मिलेगा, एक तो आपका अगर CRC नॉर्म 85% से ऊपर जाते हैं तो आपको एक इंसेंटिव मिलेगा, जितना 85% के ऊपर जितना आप एक्से जनरेट कीजिएगा उतना उसका 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा और को क्या फायदा मिलेगा, आपका पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट आपका कम हो जाएगा, क्योंकि प्लांट क्या होता है कि अगर मैक्सिमम लोड कैपेसिटी पे चलता है तो उसका पर यूनिट जनरेशन कॉस्ट कम होता है। अगर आप लो लोड पे चलाते हैं तो उसका जनरेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, प्लांट का आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा। तो ट्राई टू मेंटेन द PLF ऑफ द यूनिट एबव 90%, उससे आपका प्लांट स्मूथ चलेगा, आउटेज होने का भी चांस कम रहेगा, एफिशिएंसी आपका मेंटेन रहेगा, आपका प्लांट का रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा और यूनिट जनरेशन कॉस्ट भी आपका कम रहेगा। एंड CRC अपने नॉर्म्स में आपका PLF कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला दिया है। जैसे हम लोग प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किए थे, उसी प्रकार आपका प्लांट लोड फैक्टर किसी भी मंथ में अगर हमको कैलकुलेट करना है तो या डेज में आप कैलकुलेट करना है तो इसका एक फार्मूला दिया है, समेशन ऑफ I = 1 to n, n मतलब नंबर ऑफ डेज इन ए टाइम पीरियड, नंबर ऑफ डेज होता है, SGI डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ डेज इंटू IC मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी इंटू 1 माइनस नॉर्मेटिव एग्री पावर कंजम्पशंस which is represent as a percentage of the total generation प्लस एग्री पावर कंजम्पशन आप अगर इमिशन कंट्रोल सिस्टम में एक्स्ट्रा जो आपको 1% देता है डिवाइड बाय 100 इंटू 100%। जैसे हम लोग प्लांट एबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किए थे, सिमिलर उसमें क्या था आपका वहाँ पे DC था, यहाँ SG खाली है मतलब शेड्यूल जनरेशन। तो जैसे मान लें कि मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि आपका जैसे AUXN आपका प्लांट का कितना है 2.5% है, ठीक है। आपका AUXEN मान लो एक्स्ट्रा आपको 1% दे दिया, ओके। आपका IC तो 500 मेगावाट का कैपेसिटी है प्लांट का, SG मतलब शेड्यूल जनरेशन जो है। एंड इस फॉर्मूला के आधार पे मैं आपको 1 डे बेसिस पे PLF को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। आप PLF डे बेसिस पे, मंथ बेसिस पे, ईयर बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपको हम 1 डे बेसिस पे PLF को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सारा टर्म्स आप समझ गए हैं कि आपका SG मतलब क्या होता है कि उस 1 डे में आपका प्लांट कितना शेड्यूल जनरेशन किया है। शेड्यूल जनरेशन क्या होता है, शेड्यूल जनरेशन जो होता है वो एज पर द SLDC आपको डिमांड देगा कि अभी इस टाइम ब्लॉक में इतना ही आपको SG देना है। मान लीजिए आपका 500 मेगावाट का प्लांट है, आपको शेड्यूल दिया कि देखिए आपको इस टाइम ब्लॉक में आपको 300 जनरेट करना है, तो आप 300 ही जनरेट कीजिएगा। कभी आपको बोलेगा कि आपको इस टाइम ब्लॉक में 350 मेगावाट जनरेट करना है, तो आपका SG 350 मेगावाट हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक के लिए। तो आपको SG जो होता है वो चेंज करते रहता है, आपको हर टाइम ब्लॉक में हो सकता है सेम ही रखे या हो सकता है 6 to 7 टाइम ब्लॉक बाद आपका लोड चेंज कर दे। इस प्रकार से आपका लोड चेंज करता रहता है, ठीक है। बट आपका जो इंस्टॉल कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है, आपका जो डिक्लेयर कैपेसिटी होता है थ्रू आउट द डे आपका कांस्टेंट रहता है, अगर आपके यूनिट में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए तो, है ना। तो DC कांस्टेंट रहेगा, इंस्टॉल कैपेसिटी तो आपका कांस्टेंट ही है, बट SG आपका कांस्टेंट नहीं रह सकता। आपका कांस्टेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। मान लिया कि आपको थ्रू आउट आपका फुल लोड छोड़ दिया तो आपका SG कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपका चेंज कर रहा है टाइम ब्लॉक में तो आपका SG चेंज होता रहेगा। तो 50 मिनट का एक टाइम ब्लॉक होता है, तो इस प्रकार से 1 आवर में आपका 4 टाइम ब्लॉक हो गया, तो 1 डे में आपका 96 टाइम ब्लॉक हो गया।
तो यहाँ पे समेशन ऑफ SGI मतलब होता है कि 96 टाइम ब्लॉक में आपका कितना शेड्यूल जनरेशन हुआ, इसको आपको समेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देख लिया आपका एक्चुअली नॉर्मेटिव जो एग्री पावर कंजम्पशन जो है वह 5.25% है नॉर्मल आपका CRC नॉर्म से। अगर आपके यहाँ प्लांट में FGD अगर इंस्टॉल है तो 1% आपको एक्स्ट्रा दे देगा। इंस्टॉल कैपेसिटी मान लेते हैं 500 मेगावाट है, 15 मिनट का टाइम ब्लॉक होता है, तो 1 डे में आपका 96 टाइम ब्लॉक हो गया। मान लेते हैं कि सहूलियत के हिसाब से कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कि आपका हर टाइम ब्लॉक में 400 मेगावाट ही दिया, तो टोटल SG कितना हो जाएगा 400 × 96 टाइम ब्लॉक के लिए डिवाइडेड बाय n × IC, n मतलब नंबर ऑफ डेज, 1 इंटू टाइम ब्लॉक कितना 96 टाइम ब्लॉक। 96 टाइम ब्लॉक में इंस्टॉल कैपेसिटी तो 500, ये तो चेंज करेगा नहीं, 96 × 500 इंटू 1 माइनस ये दोनों का सम कीजिएगा तो 6.25 बाय 100 × 100। जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 38400, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4800 इंटू इसको जब सॉल्व करते हैं तो 93.75 और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 10,000। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या इसका आएगा कैलकुलेशन का आता है 85.33%, मतलब उस पार्टिकुलर डे में आपका 85.33% PLF रहा। और CRC नॉर्म्स बोलता है अगर आपका 85% से ऊपर है तो देन योर प्लांट इज एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, जितना आप 85% से ऊपर जितना आप एक्सेस जनरेशन किए थे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव एक रेट है डिक्लेयर किया है CRC, उसी रेट के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग डे बेसिस पे, मंथ बेसिस पे एंड ईयर बेसिस पे PLF कैलकुलेट कर सकते हैं।